केमिस्ट्री क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के एक नए यूनिट पर, जिसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन और पीपीएम एंड मोल फ्रैक्शन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। तो इस पहले के दो वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया, उसके बाद मास परसेंटेज वगैरह के बारे में जानकारी दिया। आज हम इस नए यूनिट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, यहाँ क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में सबसे पहली बात यह है कि हम लोग पार्ट्स पर मिलियन पढ़े ही क्यों। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। हमारे पास मास परसेंटेज है, मोलरिटी है और इस तरह के ढेर सारे यूनिट्स हैं, लेकिन हम पार्ट्स पर मिलियन क्यों पढ़ें। सबसे पहला सवाल तो ये रहा। नेक्स्ट देखिए, अगर पार्ट्स पर मिलियन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें पार्ट्स पर मिलियन है क्या, इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है उसका स्टडी करेंगे, उसके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन के डेफिनेशन और एक्सप्रेशन पर डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्लस मिसलेनियस टॉपिक पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो की एक विशिष्टता ये है कि हम लोग मोल फ्रैक्शन का एक कंप्लीट फ्लोशीट रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। बहुत सुंदर ढंग से हमने उसको तैयार किया है आप लोग के लिए, ताकि एकदम मोल फ्रैक्शन के बारे में जितने भी रिलेशंस हैं, वो रिलेशंस कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, उन रिलेशंस को कैसे आप अप्लाई करोगे, सबका एक फ्लोशीट रिप्रेजेंटेशन डायग्राम के रूप में हमने दिखाया है। देखिए इसको, इस रिप्रेजेंटेशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज कि पीपीएम का पार्ट्स पर मिलियन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें देखें, सपोज करें हम देख रहे हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज में हमने देखा कि मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर पर लिखा है कि 10% इक्वल्स ग्लूकोज सॉल्यूशन। 10% इक्वल्स ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब आप जानते हो कि इसमें ग्लूकोज 10 ग्राम्स है, ठीक है, प्लस 90 ग्राम्स वाटर है, 90 ग्राम्स वाटर है, और दोनों मिलके हमको 100 ग्राम्स ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रहा है, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रहा है। अब आप ही समझो कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज को आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ सॉल्यूट ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है, ये हमने पहले लेक्चर में बता दिया है। तो सॉल्यूट यहाँ 90 ग्राम है, 90 ग्राम में 10 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है, इसलिए हम आसानी से ग्लूकोज की मात्रा को, अमाउंट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकेबल है। लेकिन अगर सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is very lesser, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है, तो वैसी स्थिति में अगर हम कम सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूट की मात्रा का वैल्यू इतना कम आएगा कि प्रैक्टिकली हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
समझे? बात समझ रहे हैं? सॉल्यूट की मात्रा अगर कम है तो प्रैक्टिकली उसको कैलकुलेट करना संभव नहीं है, नॉट प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड, प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड इजीली। इसको आसानी से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हमें ज़रूरत पड़ी एक वैसे यूनिट की जिसके आधार पर हम सॉल्यूट के मात्रा जो बहुत कम हो, ट्रेस क्वांटिटीज़ में भी हो, तो उसकी अमाउंट को भी हम कैलकुलेट कर सकें। इसीलिए हमने लाया नया यूनिट, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। समझ रहे हैं बात? जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीएम। ठीक है, तो जैसा कि हमने मास परसेंटेज में आपको बताया कि मास परसेंटेज को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जिसको हम मास के रूप में भी, वॉल्यूम के रूप में भी और मास वॉल्यूम के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका हम कैलकुलेशन करते हैं 100 यूनिट के आधार पर। ठीक है, जैसे ऊपर हमको 10% सॉल्यूशन दिया गया है, एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसके लिए मास परसेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो उसको मास परसेंटेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। जनरली हम सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट से ही सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की नॉर्मली माप होती है, मेजरमेंट किया जाता है। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालते थे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ पर बस हम डिफरेंस क्या करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन क्या करेंगे कि यहाँ जो परसेंटेज के लिए 100 यूज़ किया है हमने, वहाँ पर मिलियन के लिए हम 10⁶ यूज़ करेंगे। और इसके आधार पर हम पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, तो उस कंपोनेंट में पार्ट्स पर मिलियन का कैलकुलेशन अगर हम करने जा रहे हैं तो उसको कैसे हम लिखेंगे? यहाँ देखें, पार्ट्स पर मिलियन, दैट मीन्स ppm इज इक्वल टू, सपोज करें कि हम सॉल्यूट का कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इसका मास के टर्म में एज मास के टर्म में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो क्या यहाँ लिखेंगे? देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन multiplied by 1 million, that means 10⁶। तो दोनों को कंपेयर करें। परसेंटेज के केस में हमने 100 लिया था, 100 लिया था, जबकि पार्ट्स पर मिलियन के केस में हम 10⁶ लिए हैं। और परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में भी हमने देखा था कि 3 तरह से परसेंटेज को हमने 3 तरह से एक्सप्रेस किया था, आपको याद होगा। नहीं तो हमारे इसके पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे। परसेंटेज को 3 तरह से हमने एक्सप्रेस किया था। द फर्स्ट वन इज मास परसेंटेज,
second one is volume percentage, and third one is mass volume percentage. ठीक है, इसको हमने W/W कहा था, इसको हमने V/V कहा था, और इसको हमने M/V कहा था, सॉरी W/V कहा था। ठीक है, देखें ये तीनों हमने लिख दिया है। अब अगर जस्ट इसी पैटर्न पर पीपीएम को भी अगर एक्सप्रेस करना होगा, पीपीएम को भी हम एक्सप्रेस करते हैं, इसी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पर हम 100 यूनिट पर कैलकुलेशन करते हैं, जबकि इस केस में हम 10⁶ पर कैलकुलेशन करते हैं। इसको भी हम 3 पार्ट में एकदम इसी तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक W/W in ppm, नेक्स्ट V/V in parts per million, और W/V in parts per million। ये सबका नोट्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, सबका नोट्स हम दे देंगे आपको। समझ गए बात? अब इसी चीज़ को देखें, इसी चीज़ को यहाँ हमने लिख दिया है, व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का सबसे पहले की ज़रूरत क्यों पड़ा? व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटीज में, वेरी लेस क्वांटिटीज, वेरी लेस अमाउंट में जब प्रेजेंट हो, बहुत कम क्वांटिटीज में प्रेजेंट हो, तो इट इज कॉन्वेनियंट, ये सुविधाजनक होता है, टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। ये सुविधाजनक होता है कि हम परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन के रूप में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, इसलिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। ये जरूरत हुआ, ठीक है। डिफिनीशन इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स और मिलीलीटर। अगर मास के टर्म में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ग्राम्स यूज करेंगे, और वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मिलीलीटर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स जब मास के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और मिलीलीटर प्रेजेंट इन 10⁶। देखिए यहाँ पर पहले परसेंटेज के केस में हम लोग 100 ले रहे थे, दैट मीन्स 10⁻², यहाँ पर 10⁶ यूज कर रहे हैं, ग्राम्स और मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 10⁶ ग्राम्स या मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन पर जब हम कैलकुलेट करें, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। इस हिसाब से हम इसका एक्सप्रेशन क्या दे सकते हैं? पार्ट्स पर मिलियन एज मास, ध्यान दें मास के रूप में यहाँ हम दिए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। 10⁶ इज मिलियन। तो परसेंटेज के तो फॉर्म में 100 और मिलियन के फॉर्म में पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यहाँ देखिए, सिमिलर टू परसेंटेज, परसेंटेज के जैसा कॉन्सेंट्रेशन इन पीपीएम कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, दैट मीन्स W/W, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, दैट मीन्स V/V, एंड मास टू वॉल्यूम, दैट मीन्स W/V, जो कि यहाँ हमने आपको बताया है, ठीक है। समझ रहे हैं बात? चलिए, अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ बोल रहा है कि ए लीटर ऑफ सी वाटर के 1 लीटर का मतलब 1030 ग्राम्स, 1030 ग्राम में
contains about 10 to the power minus 3 grams of dissolved oxygen। 1030 ग्राम में ऑक्सीजन के 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम डिजॉल्व है ऑक्सीजन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मास परसेंटेज एंड पीपीएम। मास परसेंटेज और पीपीएम में कैलकुलेट करना है इसका अमाउंट, और ये भी डिस्क्राइब करना है, ऑल्सो डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ पीपीएम इन द प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम में पीपीएम कैसे सिग्निफिकेंट होगा, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें, इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? सी वाटर क्या है यहाँ पर? सी वाटर हो गया, अधिक अमाउंट है, सी वाटर हो गया आपको सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट कॉन्टेनिंग सॉल्वेंट containing 6 into 10 to the power minus 3 grams of dissolved oxygen। समझे? तो यहाँ टोटल मास, चूंकि ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है, सी वाटर में डिजॉल्व्ड है, तो टोटल मास आपका क्या हो जाएगा? टोटल मास इज इक्वल टू 1030 ग्राम्स, ठीक है। और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? मास ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6 इंटू 10 to the power minus 3 ग्राम्स, ठीक है। तो पहले मास परसेंटेज निकालें। ए में मास परसेंटेज क्या हो जाएगा आपको? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 1030 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 100। हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा फाइनल वैल्यू 5.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। मास परसेंटेज का वैल्यू आएगा, समझे? अब ये देखें, ये वैल्यू बहुत कम है, वेरी वेरी स्मॉलर वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली। इतना कम वैल्यू है कि प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। 5.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बहुत कम वैल्यू है, इसलिए अब इसका पीपीएम में निकाल के देखें। सेकेंड में पीपीएम में वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1030, बस यहाँ कर दें आप 10 टू द पावर 6। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट के सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 5.825 ग्राम्स, जबकि यहाँ मिला है 5.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ग्राम्स, ठीक है। तो ये 5.82 ग्राम्स अप्रोक्स 6 ग्राम्स प्रैक्टिकली
ये प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड, माने प्रैक्टिकली इसका कैलकुलेशन संभव है, कैलकुलेटेड, इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि जब यहाँ पर देखें सॉल्यूट काफ़ी कम अमाउंट में है, 6.6 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, बहुत कम अमाउंट में है, तो उसके लिए ppm से कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना हमारे लिए प्रैक्टिकेबल होता है, हमारे लिए संभव होता है कि प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट कर सकें। यही कारण है कि जब सॉल्यूट को ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वैसी स्थिति में मास परसेंटेज का यूज़ नहीं करके हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक, चलिए अब देखें मोल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। मोल फ्रैक्शन क्या है? अरे यार देखो, जैसे आप नंबर फ्रैक्शन देखते हैं, मास फ्रैक्शन देखते हैं। नंबर फ्रैक्शन का मतलब कि सपोज करें कि आपके क्लास में गर्ल्स हैं 20 और बॉयज़ हैं 30। ठीक है, तो बॉयज़ का फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ क्या होगा? बॉयज़ का नंबर दैट मीन्स 30 बाई टोटल नंबर, 30 और 20 50। ये फ्रैक्शन, ये नंबर फ्रैक्शन हुआ, मीन्स किसी एक कंपोनेंट का नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। मास के रूप में ले तो किसी एक कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। उसी तरह केमिस्ट्री में मास को नंबर ऑफ मोल्स के रूप में बेटर वे में हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन को केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट है उनको जब नंबर ऑफ मोल्स के रूप में प्रेजेंट किया जाए, तो वैसी स्थिति में उनका जो फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जाता है उसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component divided by total number of moles present in the solution। सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं किसी एक कंपोनेंट का, किसी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए किसी एक कंपोनेंट, चाहे सॉल्यूट या सॉल्वेंट, किसी का नंबर ऑफ मोल्स को टोटल सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उनसे डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन सपोज करें कि सॉल्यूट का आप निकाल रहे हो तो क्या करेंगे? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट का जब नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए इसी को ध्यान से देखें, आप खुद भी बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में ग्लूकोज लिया है और वाटर लिया है। डेफिनेटली ग्लूकोज की मात्रा कम अमाउंट में है, लेसर अमाउंट में है, ग्लूकोज लेसर अमाउंट में है। लेसर अमाउंट में हो है तो हमने पहले भी आपको बताया है कि जब लेसर अमाउंट में हो तो वो सॉल्यूट होगा।
इसको हमने कंपोनेंट भी माना है, ठीक है। अब सॉल्यूट का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास को हम mb माने हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को mb, जबकि गिवन मास को कितना सॉल्यूशन में डाला गया है उस मास को हमने WB से रिप्रेजेंट किया है, समझे। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ mb, इसका गिवन मास माने कितना मास डाला गया है वो हुआ WB, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हमने NB से रिप्रेजेंट किया है, तो NB इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यहां पर हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, यहां मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करके हमने निकाला है। पहले सॉल्वेंट की बात यहां देख लें। सॉल्वेंट को कंपोनेंट, यहां कंपोनेंट B माना गया है, तो सॉल्वेंट को आप कंपोनेंट A मानो, ठीक है। सॉल्वेंट को कंपोनेंट A, इट इज कंपोनेंट A इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पर सॉल्वेंट का गिवन मास माने कितनी मात्रा, इस बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कितनी मात्रा है, वाटर की कितनी मात्रा है, गिवन मास, इसको हमने माना है WA। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको तो मालूम है, वाटर क्या होता है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 1 × 2 + 16 = 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ये बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गिवन मास मालूम हो गया, मॉलिक्यूलर मास मालूम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। हम जिस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स निकालने जा रहे हैं, उस सब्सटेंस की जितनी मात्रा दी गई है, उस मात्रा को हम उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम Na से रिप्रेजेंट किए हैं, इज गिवन बाई WA। WA क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाई Ma इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, जिसको Na से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो अब मोल फ्रैक्शन देखें, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट किए हैं NXA से। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ देखिए, हमने बताया है आपको, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Na प्लस Nb। Na नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्वेंट का और Nb नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का। समझ रहे हैं? इसी तरह मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ, जिसको XB से हम रिप्रेजेंट किए हैं, इज इक्वल टू XB इज इक्वल टू, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया सॉल्यूट का। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये है ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ, समझे? अब देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ हमने दिया है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इसको याद रखें, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1। क्योंकि
यहाँ हम मेनली बाइनरी सॉल्यूशन पर डिस्कशन करते हैं, इसलिए हमने बाइनरी सॉल्यूशन को लिया है। हालांकि अगर टर्नरी सॉल्यूशन हो, वैसा सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट हो, उसके लिए भी मोल फ्रैक्शन का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल मस्ट बी 1। कितने सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हो उनके मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज 1। तो इसके आधार पर आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मेरे समझ से ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं। आप एक बार इसको अपने से बनाइए, आपको आदत पड़ेगी इस तरह का फ्लूसिट रिप्रेजेंटेशन बना के अपने आप में स्टडी करने का, और जब समझने लगोगे बड़ी मज़ा आएगा यार पढ़ने में। एक बार आगे आके तो देखो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये तो क्लियर है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। जीरो लेवल स्टूडेंट के लिए आइए थोड़ा इसको देख लेते हैं। हमने दिया कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि XA का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो NA बाई NA प्लस NB, और XB का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो NB बाई NA प्लस NB। माने हम जानते हैं कि सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन जो जीरो लेवल के भी स्टूडेंट हैं हम चाहते हैं कि उन तक भी हम पहुँचें, ताकि केमिस्ट्री के प्रति, साइंस के प्रति उनका रुझान बढ़े। ठीक है, आप जो जानते हो इसकी होके आगे बढ़ो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से क्लियर है आपको क्या हो जाएगा, इसका आप LCM लोगे तो ये हो जाएगा NA प्लस NB, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर इसमें बचेगा NA और इसमें बचेगा NB, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि XB प्लस XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में आपने आइडिया ले लिया। अब इसको देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन को आप लिखोगे कैसे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of all components present in the solution। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो उन दोनों सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स से आप डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय X is given by number of moles of one component divided by total number of moles in the solution। ठीक है, अब देखें, अब मान लें कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है, सपोज ए बाइनरी सॉल्यूशन इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स A एंड B, बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट A और B है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और अगर मान लें कि इसके आधार पर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A मीन्स सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया गया है
और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 में से सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे। तो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर लो और दूसरी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 में से कैलकुलेटेड मोल फ्रैक्शन को माइनस कर दें तो आपको निकल जाएगा। दूसरी ओर हमने आपके सिंप्लिसिटी के लिए इसको लिख दिया है। हम देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मीन्स यहाँ देखें सॉल्वेंट हो गया कंपोनेंट ए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट माने कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इससे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये अगर निकल गया तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी दैट मीन्स सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ई, ठीक है। बहुत आसान सी बात है। और फॉर बाइनरी सॉल्यूशन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। आइए इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। इथिलीन ग्लाइकॉल आपको दिया गया है 20% इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 20% बाय मास, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बहुत सिंपल सी बात है कि इथिलीन ग्लाइकॉल का जो सॉल्यूशन है, यहां देखें हमारे पास दो चीज है। द फर्स्ट वन इज इथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फॉर्मूला होता है C2H6O2। इसको डिसॉल्व हमने किस में किया होगा, वाटर में। कुछ नहीं दिया हुआ है तो वाटर में ये डिसॉल्व होगा। तो हमारा सॉल्वेंट क्या हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूट। चूंकि 20% है, इथिलीन ग्लाइकॉल कितना है 20% है, लेसर अमाउंट में है, तो इसमें वाटर जो होगा, वाटर का अमाउंट क्या होगा, वाटर विल बी इक्वल टू 80%। तो नेचुरली वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, हाँ ये ग्रेटर अमाउंट में है, ठीक है। 80% वाटर का मतलब कि 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, और यहां 20% इथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो इसका नंबर ऑफ, इसको कंपोनेंट बी आप मानो और इसको कंपोनेंट ए मान ले, जैसे हम मानते आए हैं। तो NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, NB इज इक्वल टू गिवन मास है 20 ग्राम्स, 20 ग्राम्स बाई मॉलिक्यूलर मास। C2H6O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा जी, देखिए यहां देख लेते हैं। C2H6O2 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया आपको 24 प्लस 6 प्लस 32 इज इक्वल टू 30, 32, 62, 62 ग्राम्स पर मोल, ठीक है।
तो ये हो गया 62 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा? इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 0.322 मोल, समझे? और इसके लिए देखें, ये दिया गया है 80 ग्राम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? 80। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास, वाटर होता है आपका H2O, कितना हो जाएगा? 1 × 2 + 16, 18 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया 18 यूनिट, आप जानते हो। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.44 इतना मोल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल का है और यहाँ पर वाटर का है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन अगर निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 0.322 + 4.44 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.4376 मोल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू, इथिलीन ग्लाइकॉल का कितना हुआ? इथिलीन ग्लाइकॉल का 0.322 डिवाइडेड बाई 4.76। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 0.0676, ये मोल फ्रैक्शन आ गया इथिलीन ग्लाइकॉल का। ठीक है, हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आप कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 - 0.0676। ठीक है, निकालेंगे तो ये आपको अप्रोक्स, इसको लिख सकते हैं ना, 1 - 0.68 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 932। ठीक है, दोनों का मोल फ्रैक्शन आप निकाल लिए। क्या किया हमने? सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर दिया गया है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल का 20% है, मीन्स 20 ग्राम्स। ठीक है, तो 20 ग्राम्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल को हम डिवाइड कर दिए इथिलीन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल गया इथिलीन ग्लाइकॉल का। ठीक है, इसी तरह 20% हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल है, तो वाटर हमारा कितना होगा? 80% होगा। 80% का मतलब, 80% का मतलब हमारा क्या हुआ? 80 ग्राम्स। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया 80/18, जितना दिया गया है मास उसको हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर लिए। इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आया 4.44, तब हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया, तो फिर हमने क्या किया? इंडिविजुअल जो भी इथिलीन ग्लाइकॉल का जितना नंबर ऑफ मोल्स है उसको टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिए, जितना आया वो हमारा मोल फ्रैक्शन हुआ इथिलीन
ग्लाइकॉल का। इसको हम मान लें XB, चूँकि इसको हमने सॉल्यूट माना है। तो XA हमारा क्या आ गया, वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा 0.932। दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ XA। समझ रहे हैं बात? चलिए, ठीक उसी तरह से एक सवाल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 30% मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 30% बाई मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो पहले हम बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। यहाँ देखिए हमारा है बेंजीन C6H6, इसका कितना हो जाएगा 12 × 6 + 1 × 6, ये हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। और यहाँ है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका हो जाएगा 12 प्लस क्लोरीन का 35.5 × 4, तो 12 प्लस 71 142, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 154 ग्राम पर मोल। अब क्या करेंगे, 30% बेंजीन आपका कितना है, बेंजीन है आपका 30%, 30% मीन्स 30 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। आप इसमें क्या करो, इसका मतलब कि बेंजीन यहाँ पर क्या हुआ, बेंजीन हुआ आपका सॉल्यूट और कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ सॉल्वेंट, ठीक है। ये 30% है तो डेफिनेटली ये 70% होगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का गिवन मास क्या हो जाएगा, गिवन मास इज इक्वल टू 70 ग्राम्स, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे कंपोनेंट A सॉल्वेंट, और इसको क्या मानेंगे कंपोनेंट B सॉल्यूट, ठीक है। तो NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/78, जबकि ये हो जाएगा 70/154। Na इज इक्वल टू, तो Na, Nb और Na का वैल्यू निकल गया आपको, ठीक है। तो XB का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। XB का वैल्यू क्या हो जाएगा NB/Na + NB, और XA का वैल्यू क्या हो जाएगा Na/Na + NB। आपको सबका वैल्यू मालूम है, यहाँ देखिए NB का वैल्यू मालूम है, Na का वैल्यू मालूम है, सबका वैल्यू पुट करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर आप देख लो, इसमें NCCl4 का आंसर आएगा 0.454। तो CCl4 का आपको मीन्स नहीं, मोल फ्रैक्शन, सॉरी, हम फाइनल मोल फ्रैक्शन का वैल्यू लिखना चाहते थे। मोल फ्रैक्शन का इसमें वैल्यू आएगा, CCl4 का आएगा 0.541। तो बेंजीन का C6H6 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 1 -
0.541। ठीक है, जो आएगा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह का और भी कुछ सम्स आप बनाते रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं हम एक और अच्छे कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज मोलरिटी के साथ। मोलरिटी के फुल कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट सम्स के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ध्यान से अपना पढ़ाई करते रहो। विशिंग यू फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। ओके, थैंक्स टू ऑल।